हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारा लेक्चर नंबर 19 रहने वाला है, जिसके ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। कल की क्लास में हमने बात की थी कि हम जनरली कन्वर्जन ऑफ ग्राफ से डायरेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर मूव करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कल की क्लास में कवर किए थे। एक बार अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स देखे, 0 से लेके 18 लेक्चर तक, 1 लेक्चर से लेके 18 लेक्चर तक एक बार हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार रिकैप कर देते हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी मोशन अंडर ग्रेविटी। आई होप आप सब रेडी होंगे आज की क्लास के लिए और आपको मेरी पिछली क्लासेस भी काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। तो अब जो भी 1 to 18 लेक्चर क्या हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। हमने कहाँ से ये जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट किया। अब हमने ये जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कहीं ना कहीं हमने इस चैप्टर को मोशन से ही स्टार्ट किया था। कि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रेस्ट वो चीज़ है जो समय के साथ और ऑब्जर्वर के साथ, समय के रेस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। अगर कोई पार्टिकल x बराबर 4 मीटर पर खड़ा है, t बराबर 2 सेकंड पर और उसकी वेलोसिटी समय के साथ या उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कोई भी बंदा जो यहाँ देखने वाला है और उस जो भी बंदा जहाँ पर खड़ा है उसकी पोजीशन उस बंदे के रेस्पेक्ट में समय के साथ चेंज नहीं हो रही है और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी चेंज नहीं हो रही है। तो दूसरी चीज मोशन। मोशन क्या होता है? दूसरी चीज मैंने आपको बताया था मोशन। मोशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर समय के साथ या फिर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज होती है तो उसको हम बोलते थे मोशन। मोशन और रेस्ट, इन दो डेफिनेशन का हमारा क्लियरिटी हो गया था। सर अगर कोई भी बॉडी जब चलती है इसका मतलब सर वो डिस्टेंस तो कवर करेगी। वो कोई बॉडी अगर चलेगी तो वो कितनी चलती है, यानी इसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते थे? टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। मतलब पार्टिकल जितना भी रास्ता कवर कर रहा है, जितना भी पाथ कवर्ड करता है कितने टाइम में, उसको हम बोलते थे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट हम बोलते थे द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। पार्टिकल के द्वारा शॉर्टेस्ट पाथ कितना कवर्ड किया गया। या फिर हम डायरेक्ट इसको बोल देते सर पार्टिकल फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, यानी पार्टिकल की पोजीशन कितनी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोल देते थे डिस्प्लेसमेंट। यही चीज से डिस्प्लेसमेंट से आगे निकल के आता अपनी वेलोसिटी और डिस्टेंस से निकल के आया स्पीड। अगर पार्टिकल की कोई भी पार्टिकल यदि चल रहा है, कोई भी पार्टिकल चल रहा है, एक पार्टिकल है जो t बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और t बराबर 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एक पार्टिकल है जो t बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो 2 सेकंड में ही 10 मीटर डिस्टेंस कर रहा है। यानी पार्टिकल है समय के साथ तेजी से चल रहा है। एक पार्टिकल हर 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, एक पार्टिकल हर 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। तो इसलिए वो 2 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। यानी समय के साथ जब पार्टिकल की पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोल देते थे स्पीड। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोल देते वेलोसिटी। आई होप आपको वेलोसिटी और स्पीड में अब कोई डिफरेंस नहीं दिखा होगा। अब हम अगले ऊपर बात करते हैं वेलोसिटी क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्लियर। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो जनरली जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस, अगर किसी पार्टिकल ने चलना स्टार्ट कर दिया तो फाइनली रुकता है, तब तक उसकी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है। अदरवाइज पार्टिकल नेगेटिव में चले या फिर पॉजिटिव में चले, डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। फिर हम आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सीखा था हमने? वेलोसिटी। फिर जब पार्टिकल की स्पीड समय के साथ तेजी से चेंज हो रही है, आप सभी ने गाड़ी चलाई होगी, मोटरसाइकिल आप सभी ने चलाई होगी, आपने देखा होगा कि जब आप पहले गाड़ी को
2 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो, देन आपने एक्सेलरेशन दबाया, फिर गाड़ी आपकी 4 मीटर पर सेकंड चल रही है, फिर 8 मीटर पर सेकंड, यानी समय के साथ पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है। तो जैसे ही पार्टिकल की समय के साथ वेलोसिटी या स्पीड में जब चेंज आता है तो उसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन जो तीनों के ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई। सर अगर हमें पोजीशन दे रखी है तो वेलोसिटी में कैसे जाए, वेलोसिटी दे रखी है तो एक्सेलरेशन में कैसे जाए। जैसे ही आपको पोजीशन दे रखी है तो पोजीशन को समय के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को समय के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। और सर इन्हीं चीज़ों को हम ग्राफ में कैसे पता करते हैं, अगर आपका पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ दे रखा है, अगर उसका स्लोप पॉजिटिव आया यानी आपकी वेलोसिटी का जो ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो सर हमें वेलोसिटी देता था, और एक्सटी ग्राफ का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी वो हमें वेलोसिटी देता था। यानी dx/dt और स्लोप दोनों एक ही चीज में, स्लोप हमारा ग्राफ में आता है, ग्राफ में यूज होता है, और ये चीज हमारे फंक्शन में काम आती है। जब भी कोई फंक्शन दे रखा होता है समय के साथ उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी मिल जाती है। और एक्सटी ग्राफ का कोई ग्राफ दे रखा है तो उससे स्लोप हमें डायरेक्ट, उसकी जो स्लोप होती है वो डायरेक्ट हमें वेलोसिटी दे देती है। तो एक्सटी और स्लोप के बारे में जानकारी आपको कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट वीटी, वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन, यानी वेलोसिटी का अगर आपको फंक्शन दे रखा है समय के साथ, अब अगर आप उसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन मिलता है, वहां पर कोई भी समय डालते हो उस समय की आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है। उसी तरीके से ग्राफ में क्या होता है, वीटी ग्राफ आपको दे रखा होगा और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन बता देगा। और सर एटी ग्राफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एटी ग्राफ के डिफरेंशिएशन से आपको जर्क मिलता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसमें भी हमारा जर्क मिलता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एटी ग्राफ और वीटी ग्राफ की एक सबसे स्पेशल चीज है, अगर जब भी आपको वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा सर, dv/dt, यही होता है। अगर v dt करते हैं तो इसके इंटीग्रेशन से हमें चेंज इन पोजीशन मिल जाता है, और a dt के इंटीग्रेशन से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है। यानी यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाता है, यहाँ वेलोसिटी में चेंज, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अगर इनिशियल पोजीशन गिवन है तो आपसे फाइनल पोजीशन पूछ ली जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ ली जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसी चीज का जो ग्राफ होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, यानी जो आपका वीटी ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा आपका, कोई भी एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो आपको क्या देता है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन क्वेश्चन गिवन में हो तो आप फाइनल पोजीशन यहाँ से निकाल सकते हो। देन आपको जो ये जो एटी ग्राफ है, ये जो आपका एटी ग्राफ है, ये आपको क्या बताता है, एटी ग्राफ हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। हमने वीटी, एटी ग्राफ, वो सारे ग्राफ के पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब कौन सा पार्ट बचा, प्रोहिबिटेड ग्राफ, वो भी हमने देख लिए थे। वी स्क्वायर वर्सेस एक्स एंड वी वर्सेस एक्स के ग्राफ, वेलोसिटी का अगर एक्स के साथ रिलेशन दे रखा है तो सबसे पहले आप फंक्शन बनाना वी वर्सेस एक्स का, और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन का फंक्शन बनाना, और एक्सेलरेशन के फंक्शन को देख के आप ग्राफ ड्रॉ करना। तो आपका वी वर्सेस एक्स, वी वर्सेस एक्स से एक ए वर्सेस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। और उसके बाद हमने वी स्क्वायर एक्स का भी ग्राफ देखा था कैसा होता है। तो अभी तक जो हमने सीखा था, और देखो एक और चीज, जब हमारी सिस्टम, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। अगर देखो यहाँ से पोजीशन यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी से डायरेक्ट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो इस दिस एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रही है, सबसे पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब पार्टिकल यदि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही होगी तो वो जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिक्स की तीन इक्वेशन जो v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी, ये सारी वेक्टर इक्वेशन है।
s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। These are all the three equation are valid। अब if यदि आपका एक्सेलरेशन क्या हो क्वेश्चन में कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये सारे तीनों इक्वेशन हमारे लिए वैलिड हो जाएगी। एक और इक्वेशन थी एसएनएथ वाली जो होती है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये चीज क्लियर। अब देखो अगर एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट ना हो, नॉन कांस्टेंट, तब हम जनरली a dt का इंटीग्रेशन से चेंज इन वेलोसिटी निकाल देते हैं, फिर वेलोसिटी देख के हम जनरली पोजीशन तक जाते थे। अगर एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट नहीं होती थी तब हमारा जो रास्ता था वो इंटीग्रेशन का रास्ता था, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब हमारा जो रास्ता है वो इंटीग्रेशन का रास्ता नहीं है, तो ये रास्ता ये रहेगा। फिर हमने ये तीन इक्वेशन पढ़ी, इन तीनों इक्वेशन से पर काफी टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। तो आपको ये तीन इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो बताओ ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने जो भी हमने लगभग 18 लेक्चर उसमें कवर किया था, कुछ पार्ट बच चुका होगा, जो भी मुझे याद आता गया, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट्स थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट आगे याद करते हैं जो हमारा है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने जेईई मेंस में, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है कि ये चैप्टर्स अगला वाला जो टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी वो कैसा रहता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से। मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर मैं फुल रिकैप दूं तो कहीं ना कहीं इनमें तीन इक्वेशंस का सबसे ज़्यादा यूज होगा और कुछ फॉर्मूले भी होंगे जो डायरेक्ट आपके यूज हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने अगले पार्ट पे। मोशन अंडर ग्रेविटी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो इसमें पहली कंडीशन मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेके चलेंगे। यदि एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट होगी तो, यदि एक्सेलरेशन अगर हमारी कांस्टेंट होगी तो हमारे लिए ये तीन इक्वेशन वैलिड हो जाएंगी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के चलेंगे, हमारी जो एक्सेलरेशन है वो वेरी नहीं करेगी। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब पार्टिकल वन डायमेंशनल में चल रहा है, पार्टिकल या तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चल रहा है या तो पार्टिकल सिर्फ वाई एक्सिस में चल रहा होगा। आपको कभी भी पार्टिकल 2D मोशन में चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो अगला जो पार्टिकल 2D मोशन में चलता हुआ दिखाई देगा वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपने मोशन इन ए प्लेन में, जब पार्टिकल अपना 2D मोशन, जब पार्टिकल एक्स में भी चल रहा होगा, कुछ वाई में भी चल रहा है, लेकिन इस बार पार्टिकल हमारा सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन ही कर रहा है। यदि एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल की कांस्टेंट हुई तो आपके लिए ये तीन इक्वेशन वैलिड है। We use, पहला पॉइंट लिख लेना, we use these equation with sign। इन इक्वेशन को साइन के साथ ही रखना। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही इन इक्वेशन में रखना। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव। साइन क्या है, विदाउट मत रखना। ये पहला पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब दूसरी चीज हमारी सर एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, इसके बारे में आपको पता होगा। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इसके बारे में आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डी एक्सेलरेशन कब होता है, डी एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है। वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी
वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तभी हमारा डी एक्सेलरेशन वाला पार्ट बनेगा। अगर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में जा रहा है और उसको एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो पार्टिकल डी एक्सेलरेशन ना होके वो एक्सेलरेशन होगा। आपका क्लास 10th का ये भ्रम था कि पार्टिकल अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है यानी वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है। ये ऐसा नहीं है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होगी तभी डी एक्सेलरेशन हमारा होगा। अब हम अपने मोशन अंडर ग्रेविटी नेक्स्ट पार्ट में देखते हो, थर्ड पार्ट। अब देखो ये अर्थ है हमारी, दिस इज अर्थ। अर्थ के अंदर हम किसी भी बॉडी को रखेंगे, अर्थ के पास अगर हम किसी भी बॉडी को रखेंगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये तो आप सब मानते हो। अर्थ के पास अगर मैं किसी भी बॉडी, जैसे मैंने बोतल को यहाँ से छोड़ दिया तो अर्थ क्या करेगा, उस बोतल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नीचे लेके जाएगा। तो अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इस तरीके से by a force F, and that force is called gravitational force G। देखो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्क क्या होता है। देखो कोई भी दो बॉडीज जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे m मास और m मास की बॉडी है, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे Gm² डिवाइडेड बाई R²। आपने 9th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी। तो दोनों कोई भी दो m मास के पार्टिकल है, ये छोटे छोटे, ये दोनों m मास के पार्टिकल ये अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय फोर्स F। दैट फोर्स F इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स Gm² डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन है R²। यही होता था। लेकिन ये दो पॉइंट मासेस या दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स था। अगर इन्हीं दो बॉडीज में से कोई भी एक बॉडी अर्थ बन जाए तब यही फोर्स हमारा ग्रेविटी बन जाता है। जब दो बॉडीज अलग अलग थी तब उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स था। उन दोनों बॉडीज में से कोई भी एक बॉडी अर्थ बन जाती है और दूसरी बॉडी m मास की बॉडी है, तब उन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। आप सभी ने पढ़ा होगा ना ग्रेविटी क्या होती है सर। कोई भी दो बॉडीज में से कोई भी एक बॉडी अगर अर्थ बन जाए फिर वो अर्थ किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय फोर्स F, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी फोर्स होगा वो होगा क्या, ग्रेविटी फोर्स। वो होगा क्या, G कैपिटल मास ऑफ द अर्थ इनटू स्मॉल मास m डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की सेपरेशन दैट इज R²। अब इसी F ग्रेविटी फोर्स से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। कोई भी बॉडी अगर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो m इंटू a के बराबर होगा। तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, G मास ऑफ द अर्थ, m जो मास ऑफ द बॉडी उसकी तरफ जा रही है डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल टू जो भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है। जैसे इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा तो इसी बॉडी का मास लिया जाएगा इनटू एक्सेलरेशन। जिस भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, जैसे ये 2 ब्लॉक, ये 2 kg की बॉडी है, उसको मैं F डायरेक्शन से खींच रहा हूं, उधर की डायरेक्शन। तो अगर F इज इक्वल टू मैं ma लगाऊंगा तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसी का तो मास लूंगा। जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा उसी का तो मास लूंगा। तो फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है तो मास मैंने किस बॉडी के लिए, इस बॉडी। अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगी, अर्थ बहुत भारी होती है, इसलिए इन दोनों बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो बॉडी अर्थ की तरफ जा रही है उसी का मास लेना है। तो इसका मास तो मास से m मास घटा यही Gme डिवाइडेड बाय R²। यही एक्सेलरेशन हमारे लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनती है आगे जाके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम g से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, g से। किसे, g से। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर बॉडी हमारे अर्थ के सरफेस के पास है, अगर बॉडी हमारे अर्थ के सरफेस के पास है, जब रेडियस की वैल्यू आप क्या ले लो 6400 किलोमीटर, मास ऑफ द अर्थ आपको पता होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको पता होगा 6.61 into 10 to the power minus 11। ये ले लो अर्थ का रेडियस, ये ले लो मास ऑफ द अर्थ वो ले लो, उससे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आती है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल,
अर्थ के सरफेस पर आप किसी भी बॉडी को छोड़ोगे, उसको रिलीज करोगे, तो अर्थ उसको कितनी एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दैट एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारा जी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इन सभी चीजों को पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है यही आपको याद रखना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर बात मेरी? तो देखो जब भी क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप 9.8 मान के चलना, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर कोई बोलता नहीं है क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्या मेजर करो, तो आप 10 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम अगला पॉइंट पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 1 2, ये थर्ड पॉइंट था एंड ये फोर्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं साइन के ऊपर। अगर इफ बॉडी goes upward and downward, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यदि बॉडी ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, अगर कभी कोई भी बॉडी ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है, जैसे इस बॉडी को मैंने यहाँ से ऊपर भेजा तो बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी यहाँ से नीचे आए, हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलवेज नीचे लगती है। आप किसी बॉडी को ऊपर फेंको चाहे किसी बॉडी को नीचे फेंको, आपको जो अर्थ है वो हमेशा नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट करेगी। अर्थ है उसको हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी वो आपकी हमेशा नेगेटिव होगी। ये हमेशा इस इक्वेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन मान के ही चलना, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट वेलोसिटी का साइन। वेलोसिटी अगर पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल यदि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वेलोसिटी को पॉजिटिव लेके चलोगे। आप वेलोसिटी को पॉजिटिव लेके, अगर पार्टिकल हमारा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर पार्टिकल मेरा नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा, आपको साइन कन्वेंशन आप अपनी तरीके से मान सकते हो। अगर आपको लगता है आप ऊपर जाओगे तो आप वेलोसिटी को नेगेटिव मानोगे, नीचे आओगे तो आप पॉजिटिव मान लेना, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यूनिवर्सल साइंस है, अगर आप बॉडी को ऊपर जाओगे, कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी का साइन आप पॉजिटिव ले लेना, और कोई भी बॉडी नेगेटिव नीचे आएगी यानी डाउनवर्ड, तब आप साइन नेगेटिव ले लो, ठीक है। ये चीज समझ में आई मेरी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट के पार्ट पे। डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट क्या होता है? ये चारों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये फोर्थ पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट पे। नोट कर लिया? वीडियो एक बार पॉज करके आप इन सब चीजों को नोट कर लेना। अब हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। पार्टिकल moves upward with respect to origin. अब देखो डिस्प्लेसमेंट का सारा खेल ओरिजिन के ऊपर है। आप ओरिजिन कहां से लेते हो? अगर आपने पार्टिकल को यहां से थ्रो किया है
ऊपर की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से यहाँ से अगर आपने पार्टिकल को फेंका है तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल जाएगा 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 रुकेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको रोकेगी। इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव ऊपर जा रही है, तो मान लो पार्टिकल फाइनल यहाँ पहुंच गया टाइम पे, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, ये दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर पार्टिकल नीचे आएगा, मान लो यहाँ पे नीचे आ रहा है ऐसे, पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपको हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखना। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या थी, ये थी, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, ठीक। जब पार्टिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा होता है तब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है, जब पार्टिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऊपर होता है तब पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। पार्टिकल डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तब आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना, पार्टिकल अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तब आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना। तो आप पॉजिटिव कब लोगे, जब पार्टिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऊपर होगा, तो आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लोगे। भले ही पार्टिकल इधर आता हुआ दिखाई दे, लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही तो मानोगे, फाइनल पोजीशन तो यही रहेगी, इनिशियल पोजीशन तो ये रहेगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करोगे आप, तब आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में तो पॉजिटिव होगा। जब पार्टिकल यहाँ से इधर चला जाएगा उस केस में क्या होगा, फाइनल पोजीशन ये होगी नेगेटिव, इनिशियल पोजीशन आपकी पॉजिटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव आएगा। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऊपर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया, डिस्टेंस का पता चल गया। अब चलो वेलोसिटी पता चल गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया, एक्सेलरेशन का पता चल गया। अब हम क्वेश्चन निकालते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल है जो 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में। हमें फाइंड ये करना है, फाइंड टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। हमें वो समय बताना है जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन पर चला जाएगा, यानी पार्टिकल कहीं ना कहीं हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगा, हमें पार्टिकल की का वो टाइम बताना है, मतलब पार्टिकल कितने टाइम जाके रुक जाएगा फाइनल, यानी फाइनल वेलोसिटी जब पार्टिकल की 40 मीटर पर सेकंड से चलते 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 फाइनल पार्टिकल की वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, वही उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, वही उसकी हाईएस्ट एच मैक्स होगी। ये पार्टिकल चलते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद पार्टिकल नीचे आना शुरू कर जाएगा, अपनी हाइट वापस कम हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट कब अटेंड होगी, जब पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। आपको काइनेमेटिक इक्वेशन लगानी है, क्यों, क्योंकि जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस पर आपकी कांस्टेंट रहती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो आपके लिए एक्स जो भी काइनेमेटिक इक्वेशन है वो आपके लिए वैलिड है। अब देखो ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फिर फाइनली यहाँ पे आके रुक गया। तो देखो v बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाना, हमारे पास टाइम नहीं है सर, टाइम की कोई यहाँ पे बात नहीं की, टाइम हमें निकालना है, टाइम गिवन नहीं है, टाइम हमें निकालना है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है, तो 3 चीजें दे रखी है और एक चीज निकालनी है। तो पहली वाली इक्वेशन हमें हेल्प करेगी इस चीज के लिए। फाइनल 0, इनिशियल 40 पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में तो -10 लेके चलेंगे, टाइम हमें निकालना है। तो सर यहाँ से टाइम निकल के आ जाता है 4 सेकेंड, पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है 4 सेकेंड के अंदर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करता है, फाइंड मैक्सिमम हाइट। अगर कोई क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड एच मैक्स, तो आप वो कैसे निकालोगे, वो आप आसानी से निकाल सकते हो।
दो तरीके से निकाल सकते हो एच मैक्स। पहला फॉर्मूला आप ये लगा सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 40 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस g इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना था पार्टिकल का। जब पार्टिकल वन डायमेंशनल में चल रहा है यहाँ तक आते आते इसकी एच मैक्स हो जाएगी, तो इसी को हम एच मैक्स बोल देते हैं। तो देखो माइनस से माइनस कटा 1600 अपॉन 2g, तो ये हमारा आया एच मैक्स। तो देखें तो 80 मीटर 80 मीटर मैक्सिमम हाइट पार्टिकल के द्वारा अटेन की गई। ये चीज समझ में आई? फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड टाइम पीरियड टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। और एक और चीज आप समय के साथ भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये वाला टाइम रखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप अपना ये वाला समय रखो। जब 80 बराबर 4 सेकेंड में ही तो वो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है एच मैक्स, तो अपना s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन जिंदाबाद टाइम के साथ। तो इनिशियल 44 माइनस हाफ एक्सेल, माइनस क्यों लगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में 4 का स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 5 5 का स्क्वायर 16 16 5 80 80 80 160, तो यहाँ से भी 80 मीटर है। देख लो कहीं से भी क्वेश्चन कर लो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आपको मैक्सिमम हाइट पता चल गई, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा उस पार्टिकुलर टॉप पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो आपको पता चल गया। अब हम इनके जनरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरली आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखते हैं, इसको मिटा दो। आप आई होप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, या फिर एक बार वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को नोट डाउन आपको जरूर करना है। अब देखो अपना नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले टाइम निकालते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है सर? टाइम ऑफ एसेंट ये निकालते हैं। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब अगर कोई भी पार्टिकल u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके नीचे है, तो उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उस पार्टिकल को कितना अटेन होगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू अटेन मैक्सिमम हाइट, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। तो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड 0 हो जाती है जब वो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होता है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का टाइम होता है, उसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और ये टाइम ऑफ एसेंट निकालते रहते हैं। v बराबर u प्लस 80 वाली इक्वेशन आप लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाती है, इनिशियल पार्टिकल u स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g है, इनटू टाइम ऑफ एसेंट। तो देखो टाइम ऑफ एसेंट क्या निकल के आया? वो निकल के आया बेसिकली u बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट निकल के आया अपना u बाई जी। तो ये u बाई जी हमारा टाइम ऑफ एसेंट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मान लो u वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वापस उसी पोजीशन पे आने में उसको कितना टाइम लगेगा? दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल u स्पीड से ऊपर जा रहा है, रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा और वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक टॉप पॉइंट तक पार्टिकल को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या था हमारा? u बाई जी। तो वापस
बॉटम तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। या फिर हम डायरेक्ट एक इक्वेशन निकाल के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया, यानी पार्टिकल की फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। पार्टिकल का जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो जनरली क्या है, जीरो है। तो आप क्या करोगे, इसका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगो, या फिर वो लगो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला। नहीं, टाइम निकालना है ना, तो यही लगाना पड़ेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की जीरो हो रही है, इनिशियल स्पीड u थी, टाइम हमें निकालना था, वो टाइम था टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस एक्सेलरेशन हमारी हमेशा ही नेगेटिव है, जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू इंटू टी। ए टी से ए टी घटा, पहला वो टाइम था जब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, टी बराबर जीरो पर एक बार पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एक वो टाइम आएगा जब पार्टिकल की फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो, वो टाइम क्या आएगा, वो टाइम आएगा टी बराबर 2u बाई जी, टी बराबर 2u बाई जी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब सर टाइम ऑफ एसेंट इज मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अगर टाइम ऑफ एसेंट को अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल को जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय तो वापस नीचे आने में लगा। इसका मतलब सर पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ऊपर गया है उतनी ही वेलोसिटी से वापस नीचे आएगा। यस, ये अगर u से ऊपर गया है तो ये वापस u से ही नीचे आएगा, यानी यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी u भी होगी, बस डायरेक्शन इसकी नेगेटिव होगी, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। क्या दोनों वेलोसिटी सर सेम होगी? दोनों वेलोसिटी सर क्या सेम होगी? पार्टिकल ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय वेलोसिटी सेम होगी? नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी तो सर डिफरेंट होगी, बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग हो गई। क्या सर स्पीड सेम होगी? हाँ, स्पीड इस पार्टिकल की हमारी सेम होगी, वेलोसिटी तो अभी भी सर डिफरेंट है। टाइम ऑफ एसेंट इज मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। यानी जो टोटल टाइम आता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है हमारा is equal to 2 टाइम ऑफ एसेंट लिख दो या टाइम ऑफ डिसेंट। 2 टाइम ऑफ एसेंट इज 2u by g, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैक्सिमम हाइट टू रीच अ टेन पार्टिकल, attained by particle तो उसका भी फॉर्मूला बना देते हैं। पार्टिकल u स्पीड से जा रहा होगा, मैक्सिमम हाइट तभी अटेन करेगा जब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एंड दिस इज अवर h max। तो ये जो h max आएगी वो क्या आएगी सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फाइनल स्पीड तो सर जीरो है, इनिशियल u स्क्वायर 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g है इनटू h max डिस्प्लेसमेंट। तो h max यहाँ से निकल के आ रहा है u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है सर, हम इससे नहीं करना चाहते, हम सिर्फ टाइम से जाना चाहते हैं। तो कुछ नहीं, आप क्या रख दो, टाइम से जाना चाहते हो ना, तो v बराबर u प्लस at वाली इक्वेशन भी आपके लिए काम की है। कैसे? फाइनल तो सर जीरो होगा, इनिशियल u था माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन, सर टाइम ऑफ एसेंट लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम ऑफ एसेंट लगता है। और जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट होता है u बाई जी। यहाँ से निकलेगा क्या फिर, अरे ये कहाँ से, ये कुछ इक्वेशन थोड़ी लगेगी, ये लगेगी फिर अपनी s बराबर ut प्लस हाफ at वाली, ये वाली, उससे तो कुछ भी नहीं निकलता, उससे तो वापस यही पता चलता पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना था u, टाइम ऑफ फ्लाइट था u बाई जी माइनस हाफ एक्सेलरेशन है g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज u बाई जी का स्क्वायर। तो u स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ
1g से 1g रखा, दैट शुड बी यू स्क्वायर बाई जी। तो ये निकल के आया यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से भी आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वही निकली है और यही हमारे लिए एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल यू स्क्वायर बाय 2g। ये आपको समझ में आई होगी। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे अपनी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे अगले वाला पार्ट देखेंगे कि किसी भी बॉडी को जब हम ड्रॉप करते हैं तब उसको नीचे पहुंचने में कितना समय लगता है, फाइनल उस पार्टिकल की नीचे पहुंचने में वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रॉप करते हैं उस समय बंदे की वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी सेम होती है, अलग अलग होती है, या फिर ड्रॉप करने वाले केस में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मचाते रहिए, खुश रहिए।